हेलो क्लास नाइन्थ, मोहम्मद हाफिज़ दिस साइड। और आज आप लोग के लिए एक न्यू चैप्टर लेकर आया हूँ जिसका नेम है द साउंड ऑफ म्यूज़िक, विच इज़ द सेकंड चैप्टर ऑफ द वेरी फर्स्ट बुक ऑफ योर प्रिस्क्राइब सीबीएसई सिलेबस, विच इज़ बी हाइव। यानी बी हाइव बुक में से हम सेकंड चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं आज, जिसका नेम है द साउंड ऑफ म्यूज़िक। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन पर जैसा डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास चैप्टर नेम के नीचे मैंशनड है पार्ट 1। इस चैप्टर में हम 2 पार्ट्स पढ़ने वाले हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। और फर्स्ट पार्ट है इवलिन ग्लैनी लिसन्स टू म्यूज़िक विदाउट हेयरिंग इट। यानी हमने जो सेंटेंस पढ़ा उसके अकॉर्डिंग एक लेडी के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि म्यूज़िक सुनती थी, यानी म्यूज़िक को सेंस करती थी विदाउट हेयरिंग इट। सो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है चैप्टर। ये चैप्टर में जानना कि मतलब हाउ अ पर्सन कैन हेयर अ म्यूज़िक विदाउट हाउ अ पर्सन लिसन्स टू द म्यूज़िक विदाउट हेयरिंग इट। तो आइए डिस्कस करते हैं। रश आवर crowds jostle for position on the underground train platform. A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. It was her very first day at the prestigious Royal Academy of Music in London, and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. अब देखिए यहाँ पर क्या बात चल रही है। यहाँ पर ये बात चल रही है कि यहाँ पर एक स्लाइड गर्ल यानी कि एक लड़की अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म पर यंगर देन हर 17 ईयर्स, यानी 17 ईयर्स से भी यंग, बहुत ज़्यादा नर्वस है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और वो ट्रेन की वाइब्रेशंस को फील कर सकती है। यानी कि शी वॉज टू गोइंग समवेयर, यानी कि कहीं जा रही थी वो, और उसका जहाँ पर जा रही थी वो उसका नेम था प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी, और वहाँ पर उसका फर्स्ट डे था लंदन में। और यहाँ पर बोला गया है कि एक म्यूजिशियन के लिए एक ये काफ़ी बड़ा चैलेंज था कि वो बंदी मतलब डेफ थी, यानी कि शी वॉज अनेबल टू हेयर। आगे बढ़ते हैं। इवलिन ग्लैनी, देखिए हम यहाँ पर एक नेम लिया गया है इवलिन ग्लैनी, विच इज़ द नेम ऑफ दैट गर्ल। उस बंदी का नेम है जिसका हेयरिंग सेंस लॉस हो गया था। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. देखिए यहाँ ये बताया जा रहा है कि इवलिन की मम्मा को ये पता चला था जब वो 8 ईयर ओल्ड थी, और ऐसे पता चला था कि वो पियानो मतलब प्ले करने के बाद भी वेट कर रही थी उसको सुनने के लिए, यानी कि वो प्ले कर रही थी बट शी वॉज अनेबल टू हेयर द वाइब्रेशंस। दे कॉल्ड हर नेम एज शी डिडंट मूव। आई सडनली रियलाइज दैट शी हैडंट हर्ड। अब यहाँ पर उसकी मम्मा ने उसका नेम लिया लेकिन उसने कोई मूवमेंट नहीं करा, तो उन्हें यहाँ पर रियलाइज़ हुआ दैट शी हैडंट हर्ड। सेज इसाबेल ग्लैनी, उसकी मम्मा का नेम था इसाबेल ग्लैनी। फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड डिट्रॉइटेड एंड हर हेडमिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट। अब देखिए यहाँ ये बताया जा रहा है कि जब वो 11 ईयर्स की हो गई थी तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस उसके सामने आने लग गए थे, यानी टीचर्स वगैरह उसे टोकते थे, और उसकी जो हेड मिस्ट्रेस थी उन्होंने उसकी मम्मा से बोला था, उन्हें एडवाइस किया था कि आप इन्हें किसी स्पेशलिस्ट के पास ले जाइए। इट वॉज दैन डिस्कवर्ड दैट हर हेयरिंग वॉज सीवियरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। और यहाँ पर उन्हें पता लगा कि उसके किसी नर्व डैमेज की वजह से शी वॉज अनेबल टू हेयर। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for deaf. और उन्हें यहाँ एडवाइस करा गया कि उसको मतलब कुछ ऐसा इंस्टॉल करा जाए उसके पास जिससे कि वो सुन सके, और उसे डेफ के स्कूल भेजा जाए, यानी कि ऐसे स्कूल भेजा जाए जहाँ पर ऐसे लोग होते हैं हु आर अनेबल टू हेयर। एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक सेज इवलिन। यहाँ पर इवलिन ने मेंशन करा कि मतलब सब कुछ उसे ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ ब्लैक हो गया हो, क्योंकि उसकी लाइफ का एक तरह से बहुत कलरलेस मोड था। बट इवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। शी वॉज डिटर्मिन टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। लेकिन यहाँ इवलिन ने डिसाइड करा कि वो गिव अप नहीं करेंगी, और उनका इंटरेस्ट उन्होंने डिसाइड करा वो डेवलप करेंगी म्यूज़िक में। वन डे शी नोटिस अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वॉन्टेड टू प्ले इट टू। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज हर, बट परक्यूशनिस्ट रॉन फोर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। यहाँ पर काफ़ी टीचर्स ने उसको मना करा ऐसा करने के लिए, लेकिन सिर्फ वहाँ पर एक परक्यूशनिस्ट थे। परक्यूशनिस्ट मीन्स अ पर्सन हु प्लेज अ ड्रम, तबला,
जिनका नेम था रॉन फोर्ब्स। उन्होंने उसके पोटेंशियल को स्पॉट किया, यानी कि उन्होंने उसके मतलब जो टैलेंट था उसको कैप्चर किया। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम इन टू डिफरेंट नोट्स। डोंट लिसन थ्रू योर ears, he would say. Try to sense it some other way, says Evelyn. Suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. अब देखिए यहाँ ये बताया जा रहा है कि जो उनके मेंटर थे एक तरह से रॉन फोर्ब्स, उन्होंने ईवलिन से बोला कि आप इसको सुनिए मत, आप इसको सेंस करने की कोशिश करिए जो मैं तबला यहाँ बजाऊँ। और ईवलिन ने यही रियलाइज़ करा कि हायर ड्रम जो था, यानी कि जो ज़ोर से ड्रम बज रहा था, उन्हें वो फील हो रहा था उनके हायर वेस्ट से, और जो ड्रम थोड़ा छोटा था वो उनको फील हो रहा था उनके लोअर वेस्ट से। Forbes repeated the exercise, and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. I had learned to open my mind and body to sounds and vibration. The rest was sheer determination and hard work. अब यहाँ पर उन्हें रियलाइज़ हुआ कि वहाँ पर वो सीख सकती थी म्यूज़िक और वाइब्रेशन को, वो फील कर सकती थी अपनी बॉडी में। She never looked back from that point onwards. She toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16, she had decided to make music her life. She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the Academy. उन्होंने डिसाइड करा और वो यूनाइटेड किंगडम गई और वहाँ पर उन्होंने ऑडिशन दिया, और ऑडिशन में वो काफ़ी अच्छे रिजल्ट से वहाँ पर सिलेक्ट हुई। काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस उनकी वहाँ पर रही और काफ़ी अच्छे उन्हें मार्क्स दिए गए। शी ग्रेजुअली मूव्ड from orchestral work to solo performances. At the end of her 3-year course, she had captured most of the top awards. अब यहाँ पर उन्होंने 3 साल का कोर्स करा और 3 साल के कोर्स के बाद उनकी परफॉर्मेंस के बिहाफ पर उन्हें काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स से दिए गए। And for all this, Evelyn won't accept any hint of heroic achievement. If you work hard and know where you are going, you will get there. And she got right to the top, the world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some 1,000 instrument and hectic international schedule. अब यहाँ पर उन्होंने डिसाइड करा और यहाँ पर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, यहाँ पर उन्होंने एक कहना चाहिए एक सीख दी। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर आर यू गोइंग, यू विल गेट देयर। अगर आप मेहनत करें और आपको पता है कि आप कहाँ जाने वाले हैं तो आप वहाँ ज़रूर पहुँचेंगे। और वहाँ पर उन्होंने यही डिसाइड करा कि वो बहुत ज़्यादा टॉप पर जाएंगी और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी मल्टी परक्यूशनिस्ट बनकर दिखाएंगी। यानी कि मल्टी परक्यूशनिस्ट मतलब जो ऐसा बंदा हो जो कि मल्टी इंस्ट्रूमेंट्स को चला सके, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स को। It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. In our 2-hour discussion, she never missed a word. Man with bushy beard give me trouble, she laughed. It is not just watching the lips, it's the whole face, especially the eyes. She speaks flawlessly with a Scottish lilt. My speech is clear because I could hear till I was 11. She says, but that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese. अब देखिए यहाँ पर ही बताया जा रहा है कि she was very flawless while she used to speak and or while she used to give speeches. बहुत ज़्यादा flawlessly वो अपना काम करती थी, यानी without making any mistake or fault, और वहाँ पर उनकी स्पीच काफ़ी ज़्यादा क्लियर होती थी। और वो उस टाइम 11 की थी और यहाँ पर उन्होंने मेंशन करा कि वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती दैट हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापनीज़, कि उन्होंने किस तरह से ये सारी लैंग्वेजेस सीखी। एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर। वैन शी प्लेज द जाइलोफोन शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इन टू हर फिंगर टिप्स। अब देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि वो म्यूज़िक को मतलब ऐसा एक्सप्लेन करती थी कि वो बिल्कुल उनके हर एक बॉडी पार्ट में पोर हो जाता था, यानी हर एक बॉडी पार्ट में बिल्कुल एक तरह से एग्जिस्ट हो जाता था। माई चीक बोन्स एंड इवन माई हेयर, मतलब उनको अपने हर बॉडी पार्ट में म्यूज़िक फील होने लगता था। वैन शी प्लेज द जाइलोफोन, जब वो जाइलोफोन बजाया करती थी, शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप इन टू द स्टिक्स इन टू हर फिंगर टिप्स। स्टिक्स से फिंगर टिप्स में उनको बिल्कुल उसकी साउंड पास होते हुए सेंस हो पाती थी। बट leaning against the drums and she can feel the resonances flowing into her body. On a wooden platform she removes her shoes so that the vibration pass through her bare feet and up her legs. और जब वो मतलब परफॉर्मेंस दिया करती थी तो वुडन प्लेटफॉर्म पर वो अपने शूज़ उतार दिया करती थी सो दैट शी कुड फील द वाइब्रेशंस थ्रू हर बेयर फीट, यानी बेयर फीट मतलब फीट विदाउट शूज़ और स्लीपर्स।
सो दैट उन्हें मतलब वाइब्रेशंस फील हो सके थ्रू उनके मतलब फीट और लेग्स के थ्रू. Not surprisingly, Evelyn delights her audience. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year Award. यहाँ पर इन बताया जा रहा है कि मतलब वो अपने ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा डिलाइट्स में रखती थी और 1991 में उन्हें एक रॉयल फिलहारमोनिक सोसाइटीज़ प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ईयर का अवार्ड दिया गया. सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड. और यहाँ पर उन्हें मास्टर बोला गया एज अ परक्यूशनिस्ट. गॉड में हैव टेकन हर हेयरिंग. और यहाँ उनसे बोला गया कि गॉड ने ज़रूर उनके हेयरिंग सेंस ले लिया हो, बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. लेकिन इसके बदले में काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ उन्हें दी गई थी. वॉट वी हेयर शी फील्स फार मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस. जो वो हेयर कर सकती थी, जो वो फील कर सकती थी, वो बहुत ज़्यादा डीप था हम सब लोगों से. दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली. और यही वजह थी वो म्यूज़िक को इतनी ब्यूटीफुली एक्सप्रेस कर सकती थी. Evelyn confesses that she is something of a workaholic. I have just got to work, often harder than classical musicians, but the rewards are enormous. Apart from the regular concerts, Evelyn also gives free concert in prison and hospital. देखिए यहाँ पर ही बताया जा रहा है Evelyn मतलब कॉन्सर्ट्स के अलावा फ्री परफॉर्मेंसेस भी दिया करती थी, फ्री शोज़ भी करा करती थी प्रिजन्स और हॉस्पिटल्स में. She also gives her high priority to classes for young musicians. Anne Ricklin of the Beethoven Fund for Deaf Children says she is a shining inspiration for deaf children. They see that there is nowhere that they cannot go. यहाँ ये बताया जा रहा है वो अपने काफ़ी ज़्यादा डोनेशंस वगैरह भी किया करती थी और ऐसे मतलब परफॉर्मेंसेस अपने जो उनका कलेक्शन आया करता था वो एक फाउंडेशन को दिया करती थी जो कि डेफ चिल्ड्रंस की थीम है, यानी कि जहाँ पर ऐसे बच्चों को ट्रीट किया जाता था. Evelyn Glennie हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश मोर दैन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज. उन्होंने काफ़ी लोगों को, काफ़ी बंदों को इंस्पायर किया था जो कि उनके एज से ट्वाइस थे. शी हैज़ ब्रॉट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग. शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, people who look to her and say if she can do it, I can, and not the least she has given enormous pleasure to millions. यहाँ पर बताया जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को इंस्पायर करती थी जो कि मतलब कुछ करना चाहते थे और बस उनको ये चाहिए होता था इफ़ शी, अगर वो कर सकते, मतलब अगर कोई बंदा ये ठान ले कि वो कर सकता है तो ही और शी डेफिनेटली कैन. तो यही था हमारे चैप्टर में कि हमने पढ़ा एक लेडी के बारे में who was hard of hearing और still she was a very perfect musician. बहुत ज़्यादा परफेक्ट म्यूजिशियन थी और काफ़ी ज़्यादा उनका इंटरेस्ट था म्यूज़िक में. तो आई होप आपको ये पार्ट फर्स्ट क्लियर हो गया होगा. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पार्ट सेकंड. अब पार्ट सेकंड की तरफ आते हैं. पार्ट सेकंड इज़ द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान. आई होप आपने इनका नाम सुना होगा. बहुत ज़्यादा फेमस म्यूजिशियन रह चुके हैं हमारे इंडिया के. एंड ही डाइड ऑन 2006 में इनका मतलब इनकी डेथ हो गई थी. सो लेट्स मूव ऑन टू द स्टोरी. देखिए, एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेसिडेंस फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड. देखिए, एक औरंगजेब एम्परर थे जिन्होंने बैंड कर दिया था एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसका नेम था पुंगी और उसकी काफ़ी ज़्यादा अनप्लीजेंट साउंड थी. दैट इज़ द रीज़न ही बैंड दैट इंस्ट्रूमेंट. पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीड इट नॉइस मेकर. फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड. अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी. अब देखिए, यहाँ पर जो भी मतलब पुंगी वगैरह बजाया करता था तो उसे कैटेगरी में रख दिया जाता था नॉइस मेकर्स की. और वहाँ पर कुछ टाइम बाद और उन लोगों को पता था कि मतलब ये इंस्ट्रूमेंट एक बार फिर रिवाइव किया जाएगा, यानी कि फिर एक बार आएगा ये वापस से ट्रेंडिंग में. तो और इसलिए उन्होंने डिसाइड करा, एक बार्बर फैमिली ने जो कि प्रोफेशनल म्यूजिशियंस थे जिनका एक्सेस था रॉयल पैलेस में, यानी वो रॉयल पैलेस में जा सकते थे, उन्होंने डिसाइड करा कि वो पुंगी को इम्प्रूव करेंगे. ही चोज अ पाइप विद अ नेचुरल हॉलो स्टेम दैट वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर दैन द पुंगी एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप. यहाँ पर उन्होंने एक पाइप लिया जो कि एक बैम्बू पाइप था
और यहाँ पर उन्होंने उसमें 7 होल्स, मतलब वहाँ पर 7 होल्स थे. When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced. अब देखिए यहाँ पर ही बताया जा रहा है कि जब वो उन होल्स पर मतलब अपनी फिंगर्स को चेंज कर 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 कवर कर कर म्यूज़िक बजाया करते थे, तो काफ़ी ज़्यादा एक रिलीविंग म्यूज़िक उससे निकलता था, प्रोड्यूस होता था. He played the instrument before royalty and everyone was impressed. The instrument so different from the pungi had to be given a new name. अब यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट एक इन्वेंट हो गया था पुंगी से अलग, देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर हमारे दिखाया भी है, ये इंस्ट्रूमेंट जो कि पहले था पुंगी, और इसको इसमें ट्रांसफॉर्म कर दिया गया था जिसको नेम दिया गया था शहनाई. एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह's चेम्बर, क्योंकि वो सबसे पहली बार शाह के चेम्बर में मतलब बजाया गया था. एंड वॉज प्लेड बाय नाई, बारबर, और एक बारबर के थ्रू बजाया गया था, यानी कि नाई जिसे हिंदी में बोलते हैं, तो इसलिए उसका नेम रख दिया गया था विद द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 2 नेम्स विच इज़ शहनाई. The sound of the Shehnai began to be considered auspicious, and for this reason it is still played in temples and is an indispensable component of any North Indian wedding. In the past, the Shehnai was part of the Naubat or traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts. Till recently, it was used only in temples and wedding. The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to Ustad Bismillah Khan. देखिए यहाँ पर हमें ये बताया जा रहा है कि जो साउंड शहनाई से प्रोड्यूस होती थी बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस थी, यानी कि प्रॉमिसिंग टू ब्रिंग अ गुड फॉर्चून. इट्स मीनिंग इज बहुत ज़्यादा सुकून और बहुत ज़्यादा रिलीफ उसे सुनकर मिलता था. और इसी रीज़न की वजह से ये साउंड मतलब शहनाई जो है हमारे टेम्पल्स वगैरह में बजाई जाती थी और पार्ट थी नॉर्थ इंडियन वेडिंग का. और हमारे मतलब काफ़ी ज़्यादा रॉयल कोर्ट्स में भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता था, और ज़्यादातर अक्सर ही टेम्पल्स और वेडिंग में यूज़ किया जाता है. और इसका क्रेडिट जाता है इस इंस्ट्रूमेंट को लेकर आने का टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. एज अ 5-year-old, बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशिएंट स्टेट ऑफ दमराव इन बिहार. अब देखिए स्टोरी बिगिन होती है बिस्मिल्लाह खान की. यहाँ पर बताया जा रहा है 5 ईयर की एज में बिस्मिल्लाह खान एक पॉन्ड के पास गिल्ली डंडा खेला करते थे. ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय Bihariji temple to sing the Bhojpuri chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja. अब देखिए वहाँ पर बताया जा रहा है कि वो एक टेम्पल पर जाया करते थे एक भोजपुरी चाइटा गाने, और उनको इसके बदले में एक बड़ा सा लड्डू दिया जाता था जिसका वेट था 1.25 kg एज अ प्राइज बाय द लोकल महाराजा. दिस हैपेंड 80 years ago. ये लगभग 80 साल पुरानी बात है. एंड द लिटिल बॉय वॉज ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाइस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडियन, द भारत रत्न. और यहाँ पर एक आगे का हिंट भी आपको दिया गया है कि उन्हें इस एज में एक भारत रत्न अवार्ड से भी नवाजा, एक मतलब उससे अवॉर्डेड किया गया. आगे बढ़ते हैं. बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916, 21 मार्च 1916 को इनका जन्म हुआ था. बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार. और बिस्मिल्लाह खान बिलोंग करते थे काफ़ी अच्छी वेल नोन, काफ़ी अच्छी जानी मानी फैमिली से जो कि थी बिहार की, जो कि म्यूजिशियन फैमिली थी. हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वॉज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट. हिज फादर पैगम्बर बख्श एंड अदर पेरेंटल एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स. अब देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि बिस्मिल्लाह खान के जो पेरेंटल एंसेस्टर्स थे, यानी कि जो इनके पूर्वज थे, वो भी क्या नाम शहनाई को जो है बजाया करते थे, यानी वो भी शहनाई प्लेयर्स थे. आगे बढ़ते हैं. द यंग बॉय टुक द म्यूजिक अर्ली इन लाइफ. एट द एज ऑफ 3 वैन हिज मदर टुक हिम टू हिज मेटर्नल अंकल्स हाउस इन बनारस, बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई. देखिए यंग बॉय यानी कि बिस्मिल्लाह खान को ही बोला जा रहा है, वो बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड थे म्यूज़िक से, और काफ़ी अर्ली एज में उन्होंने म्यूज़िक सीखा था. 3 years की एज में जब उनकी मम्मा ने उनको उनके अंकल के पास बनारस में छोड़ा, और उनके अंकल प्रैक्टिस किया करते थे शहनाई की, तो उन्हें भी इसमें इंटरेस्ट आने लगा. सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पेइंग हिज अंकल अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, वेयर बख्श वॉज enjoyed टू प्ले द शहनाई. अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड. यहाँ पर बताया जा रहा है अली बख्श जो कि उनके अंकल थे, वो टेम्पल पर जाकर शहनाई बजाया करते थे, और वहाँ पर बिस्मिल्लाह खान जो है
बैठे रहते थे खाली और उनको देखते रहते थे शहनाई बजाते हुए. Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. For years to come, the temple of Balaji and Mangala Maiya and the banks of Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice his solitude. अब देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि मतलब उनका इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा इसमें गेन होने लगा था और उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि वो इसी इंस्ट्रूमेंट को प्रैक्टिस करेंगे. और उनके जो स्पॉट्स थे प्रैक्टिस करने के वो थे टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगाला मैया and the banks of Ganga became young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. यहाँ वो प्रैक्टिस किया करते थे. The flowing waters of Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the Shehnai. At the age of 14 years की एज में Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. At the end of his recital, Ustad Fayyaz Khan patted the young boy's back and said, work hard and you shall make it. अब देखिए यहाँ बताया जा रहा है 14 ईयर्स की एज में यहाँ पर वो अपने अंकल के साथ एक इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस पर गए थे जहाँ पर उन्होंने एक छोटी सी परफॉर्मेंस दी थी और उन्हें एक उस्ताद फैयाज़ खान ने उनके बैक को पैट करा यानी कि उनकी पीठ थपथपाई और उनसे बोला कि बेटे लगे रहो, एक दिन बहुत आगे जाओगे. विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक. देखिए 1938 में रेडियो पर काफ़ी ज़्यादा उन्होंने बिग ब्रेक दिया. ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो. बहुत जल्दी एक शहनाई प्लेयर बन गए थे जो कि रेडियो पर आया करता था 1938 में. व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947 बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रेट द नेशन विद हिज शहनाई. देखिए जब इंडिया को गेन हुई थी उसकी इंडिपेंडेंस तो बिस्मिल्लाह खान पहले ऐसे बंदे बने थे जिन्होंने नेशनली शहनाई बजाकर मतलब अपने कंट्री के लिए एक ट्रिब्यूट दिया था. ही पोर्ड हिज हार्ट आउट इनटू राग काफ़ी फ्रॉम द रेड फोर्ट टू एन ऑडियंस विच इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू हु लेटर गेव हिज फेमस ट्राइस्ट विद डेस्टिनी स्पीच. देखिए अब यहाँ क्या बताया जा रहा है, ध्यान से सुनिए. यहाँ पर ही बताया जा रहा है रेड फोर्ट पर उन्होंने राग काफ़ी गाकर मतलब उसके साथ अपनी शहनाई बजाकर ऑडियंस को मतलब एंटरटेन किया जहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी एक स्पीच मेंशन की. बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड. बिस्मिल्लाह खान ने काफ़ी परफॉर्मेंसेस दी अपनी जो कि उन्होंने इंडिया में भी एज वेल एज अब्रॉड में भी. हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफगानिस्तान वेयर किंग जाहिर शाह वॉज सो टेकन इन बाय द मैस्ट्रो दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कार्पेट्स एंड अदर सोवेनिर्स. अब देखिए यहाँ ही बताया जा रहा है पहला जो उनका इंटरनेशनल टूर लगा था यानी जहाँ पर किसी वो अब्रॉड में जाकर उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी थी तो वो पहला ऐसे कंट्री थी अफ़गानिस्तान जहाँ पर किंग जाहिर शाह ने उन्हें बुलाया था और उन्हें काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट्स भी दिए थे. द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूज़िक. किंग जाहिर शाह ऐसे खुद पहले बंदे नहीं थे जो कि इंस्पायर्ड थे, बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड थे बिस्मिल्लाह के म्यूज़िक से. ऐसे और भी काफ़ी ज़्यादा लोग थे. फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट अ फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई. देखिए एक विजय भट्ट जो कि डायरेक्टर थे किसी फिल्म के, उन्होंने इनकी मतलब शहनाई की परफॉर्मेंस से फैसिनेट होकर अपनी मूवी का नाम इन्हीं के शहनाई के ऊपर रखा, गूंज उठी शहनाई. आगे बढ़ते हैं. फिल्म वॉज अ हिट. फिल्म काफ़ी हिट हुई एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कॉम्पोजिशंस दिल का खिलौना है टूट गया turned out to be a nationwide chartbuster. Despite this huge success in the celluloid world, Bismillah Khan's ventures in film music were limited to two Vijay Bhatt's Goonj Uthi Shehnai and Vikram Srinivasa's Kannada venture. और यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा कि उनकी जो पहली मूवी में उनका परफॉर्मेंस आई थी गूंज उठी शहनाई, बहुत ज़्यादा उसने हिट ब्रेक दिया था और इसके बाद काफ़ी ज़्यादा उन्हें ह्यूज सक्सेस मिली और काफ़ी ज़्यादा उनको दो मूवीज़ में मतलब काम भी मिला जो कि उन्हें सबसे पहली मूवी तो वही थी विजय भट्ट की एक ही गूंज उठी शहनाई और दूसरी थी विक्रम श्रीनिवासा's कन्नड़. और आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, ही सेज विद एम्फेसिस. अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट. बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. देखिए अभी इस सब के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा अवार्ड्स वगैरह मिलने लगे, बहुत ज़्यादा ग्लैमर और बहुत ज़्यादा फेमस वो हो गए थे
और इसी बात के बाद उन्हें यूएसए का ऑफ़र आया लिंकन सेंटर में अपनी परफॉर्मेंस देने का। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, इन द कैंस आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर। और जो मैंने भी आपको बताया, आर्ट फेस्टिवल में भी अपने परफॉर्मेंसेस दिया करते थे, इनविटेशन उनके पास आते थे। बहुत ज़्यादा ग्लैमरस और बहुत ज़्यादा फेमस वो हो गए थे। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम, तहार मोसाइक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और एक ऑडिटोरियम भी उनके नाम के ऊपर रखा गया जिसका नाम था ताहर मोसाइक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। National awards like the Padma Shri, the Padma Bhushan and the Padma Vibhushan were conferred on him. ये सारे awards उन्हें दिए गए। In 2001, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान was awarded India's highest civilian award, the भारत रत्न। 2001 में उन्हें सबसे बड़े अवार्ड जो कि इंडिया का है उससे उन्हें रिवॉर्ड किया गया, जिसका नेम है भारत रत्न। With the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, "All I would like to say is teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music." अब देखिए यहाँ उन्होंने ये बोला, मतलब अपनी एक शॉर्ट स्पीच में देते हुए, कि मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा मतलब हिंदुस्तान का बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा रिच ट्रेडिशन है म्यूज़िक, और हर बच्चे को ये सीखना चाहिए। In spite of having travelled all over the world, Khan Sahab, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Damrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. देखिए पूरे वर्ल्ड में वो घूमते थे, ट्रैवल करते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जिसके लिए वो फॉन्ड ऑफ थे वो थे बनारस और दमराव। A student of his once wanted him to head a Shehnai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. देखिए उनके वन ऑफ द फेवरेट स्टूडेंट्स में से किसी स्टूडेंट का सपना था कि मतलब यूएस में उनका अपना स्कूल हो शहनाई का। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ ही लेटर ही इज़ रिमेंबर टू हैव सेड दैट इज़ वाई whenever I am in a foreign country I keep yearning to see Hindustan, while in Mumbai I think of only Banaras and the Holy Ganga, and while in Banaras I miss the quiet matha of Damrao. अब देखिए यहाँ पर उन्होंने बताया कि ऐसा उनका इरादा नहीं था, क्योंकि जब भी वो कहीं बाहर जाया करते थे, इवन अपनी कंट्री में ही, चाहे वो मुंबई हो, तो उन्हें अपने बनारस की याद आ रही होती थी, और वो होली गंगा को मिस कर रहे होते थे जो कि वहाँ रिवर थी, और उन्हें दमराव का मठा भी काफ़ी ज़्यादा याद आता था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, one that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the काशी विश्वनाथ टेम्पल। देखिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की लाइफ एक एग्जाम्पल है, मतलब एक रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया का, जिन्होंने एफर्टलेसली, मतलब एक मुस्लिम होते हुए भी वो एक टेम्पल में सुबह ही सुबह शहनाई जो है वो बजाया करते थे। सो आई होप आपको ये दोनों चैप्टर्स, मतलब एक ही चैप्टर के दोनों पार्ट्स क्लियर हो गए होंगे, जैसा कि हमने पढ़ा। सबसे पहले इवलिन ग्लैनी और दूसरा ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। आई होप यू गाइज हैव बीन क्लियर वेरी डीपली फॉर दीज चैप्टर्स, सो प्लीज़ डू लाइक आवर वीडियोज़ एंड शेयर आवर कंटेंट। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर एडवांस स्टडी।